हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 72 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है जापान के रक्षा बजट में वृद्धि। दोस्तों, यह चर्चा में क्यों है, तो आपको बता दूं कि जापान के रक्षा बजट में वृद्धि यानी हम जापान के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। तो ये जापान जो है वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मतलब आते हैं, यानी यह क्या है, विदेश है। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या है, देश और विदेश सभी को जानकारी में रखना जरूरी होता है यूपीएससी के लिए। तो इसी वजह से आज हम लोग जानेंगे कि जापान के जो रक्षा बजट है उसमें जो वृद्धि हुआ है वह चर्चा में क्यों है और उसके पीछे क्या कारण है और भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे कि देखते हैं कि जापान की रक्षा नीति जो है वह क्या है और अन्य जो इसके लिए प्रयास किए गए हैं वह किस प्रकार से है और जापान की रक्षा नीति में बदलाव का कारण क्या है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और इससे चुनौतियां क्या क्या आ सकती है और भारत जापान जो संबंध है वह किस प्रकार है। इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, यह जो हम वीडियो रेगुलर एपिसोड के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर के वहां टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में जापान की केंद्रीय कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2023 में रक्षा व्यय के लिए मतलब 6.82 ट्रिलियन येन, यानी अगर इसको हम डॉलर में देखें तो 51.4 बिलियन डॉलर जो यूएस डॉलर है को मंजूरी दी है। अब जापान केंद्रीय कैबिनेट के वित्तीय वर्ष में जो मतलब सबसे ज्यादा यह रक्षा बजट पे क्यों खर्च कर रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे के कारण देखते हैं। तो इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे आसानी हो जाएगा। तो हाल के वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र के अधिकांश देशों में अपनी सैन्य क्षमता को तीव्र गति से बढ़ाने की प्रवृत्ति देखने को मिली है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की इस सैन्य प्रतिस्पर्धा के भारत पर प्रभाव व इससे जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो जापान सरकार द्वारा रक्षा व्यय को बढ़ाने की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब दक्षिण एशिया के साथ शेष विश्व भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर और जटिल सुरक्षा वातावरण का सामना कर रहा है। उसके बाद है कि इस वृद्धि के बाद जापान का रक्षा बजट चालू वित्त वर्ष से 26.3 या 1.42 ट्रिलियन येन तक बढ़ जाएगा। इतना ज्यादा यह बढ़ा हुआ रक्षा बजट जापान के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, का लगभग 1.19% होगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इस मसौदा बजट में जापान की रक्षा क्षमताओं को अत्यधिक मजबूत करने के लिए प्राथमिकता वाले 7 क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है और इसमें जो है कि मतलब बजट जो तैयार किया गया है उसके लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र है जिसमें काम किए जाएंगे रक्षा के क्षेत्र में। जिसमें क्या है, पहला देखते हैं कि स्टैंड ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटी, जैसे लंबी दूरी की मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है कि प्रतिकूल मिसाइल हमलों से बचाव के लिए एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा क्षमता, यानी जो प्रतिकूल मिसाइल जो हमला किया जाएगा जो समय के अनुसार, ठीक है, उसे बचाव कैसे करना है, तो उसके लिए वो एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा क्षमता को वह डेवलप कर रहा है। उसके बाद मानव रहित संपत्ति रक्षा क्षमता है ना, मानव रहित जो बिना मानव के, ठीक है, वो संपत्ति जो रक्षा है उसको वो बढ़ोतरी कर रहा है, जैसे कि ड्रोन का उपयोग, ठीक है। उसके बाद अगला है कि अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में क्रॉस डोमेन परिचालन क्षमता। अगला है कि कमान और नियंत्रण एवं आसूचना से संबंधित कार्य, युद्ध अभ्यास और तैनाती क्षमता, जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जेएसडीएफ की स्थिरता और लचीलापन बढ़ाना। तो इन जो 7 जो प्राथमिकता उसके क्षेत्र है, ठीक है, उसमें वह अत्यधिक काम करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जापान की रक्षा नीति क्या है। तो जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में
कहा गया है कि जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के साधन के रूप में बल के खतरे या उपयोग को हमेशा के लिए त्यागते हैं। यानी उसके जो संविधान के जो अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि वह क्या है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय विवादों से निपटने के लिए जो उसके जो बल या खतरे का उपयोग किया जाता है उससे वह त्यागते हैं, वह खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं, वो शांति अमन चाहते हैं। अगला है कि इसमें यह भी कहा गया है कि देश कभी भी युद्ध क्षमता वाली भूमि, समुद्र और वायु सेना को नहीं स्थापित करेगा। और उसके अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि वह युद्ध क्षमता वाली भूमि या समुद्र जो और या वायु में जो सेना रहते हैं वह उसकी स्थापित नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद अगला है कि यह संविधान उस समय स्थापित किया गया था जब जापान पर अमेरिकी सेना पर का कब्जा था। और यह संविधान का निर्माण जो उस समय हुआ था जिस समय जापान पर जो है अमेरिकी सेना का कब्जा था। लेकिन परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ता है, अगर नहीं बदलेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। वही जापान कर रहा है, अपने परिस्थिति के हिसाब से बदल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद लेकिन दशकों तक जापान के विभिन्न राजनीतिक वर्गों ने शांतिवाद का समर्थन किया। उसके बाद अगला देखते हैं पॉइंट कि एक नियमित सेना के बजाय जापान आत्मरक्षा बल नामक सेना को स्थापित किया गया और इसने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों जैसे आक्रामक हथियारों पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया। कब? उस समय। लेकिन परंतु वर्ष 2014 में जापान की सरकार ने अनुच्छेद 9 की पुनर्व्याख्या की और सैन्य बलों के अधिक अधिकार दिए, जिसके तहत वे अपने सहयोगियों पर हमले की स्थिति में उनकी रक्षा के लिए लिए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं कि अन्य प्रयास क्या है। तो लड़ाकू विमान। तो दिसंबर 2022 में इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम ने उन्नत लड़ाकू जेट निर्माण की एक साझा परियोजना की घोषणा की है। इस विमान के वर्ष 2035 तक सेना में शामिल होने का अनुमान है। उसके बाद अगला है कि गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान द्वारा लड़ाकू विमान निर्माण के लिए अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ साझेदारी नहीं की गई थी। उसके बाद अगला देखते हैं कि जापान की रक्षा नीति में बदलाव का कारण क्या है। हाँ, सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि वह जो अनुच्छेद में जो बदलाव किया है वह डिफेंस पे जो सबसे ज्यादा वो फोकस किया है, सबसे ज्यादा जो बजट बनाया है वह रक्षा पे है, डिफेंस पे है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? तो हाल के वर्षों में चीन की बढ़ती आक्रामकता एवं उत्तर कोरिया द्वारा जापान के समुद्री क्षेत्र के निकट अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद से ही जापान में रक्षा तंत्र को मजबूत करने की मांग तेज हुई है। ठीक है। अगर बात है कि आपके घर के बगल वाले आपके खिलाफ क्या करेगा, चाहे आपके खिलाफ नहीं तो फिर भी आपको लगता है कि मेरे खिलाफ कभी ना कभी हो जाएगा, तो आपके वो अपने मतलब स्थिति में मजबूत करेगा, अपने क्या कहते हैं लाठी मजबूत करेगा। तो आप भी सोचेंगे ना कि हमें भी करके रखना है कि अगर कभी झड़प हो गया, लड़ाई हो गया तो हम उसका सामना कर सके। तो वही जापान कर रहा है ना। उसके बाद अगला है कि ताइवान के साथ हालिया तनाव बढ़ने के बाद चीन द्वारा इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जो कि जापान के दक्षिणी द्वीप से लगभग 160 किलोमीटर दूर पर ही है। ठीक है। ताइवान के साथ हालिया तनाव बढ़ने के बाद चीन द्वारा इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये जो आयोजन किया गया चीन के द्वारा जो सैन्य अभ्यास, वह जो है जापान से 160 किलोमीटर है। तो वह ताइवान पे कब्जा कर रहा है, तो क्या जापान पे भी कर सकता है ना। तो इसीलिए जापान अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। उसके बाद अगला है कि चीन और उत्तर कोरिया के अतिरिक्त रूस यूक्रेन तनाव ने भी जापान की सैन्य नीति में बदलाव को प्रभावित किया है। गौरतलब है कि रूस एवं जापान के बीच कुरील द्वीपों जो ओखोटस्क सागर को प्रशांत महासागर से अलग करते हैं, ठीक है, के स्वामित्व से जुड़े विवाद को लेकर वर्ष 1904-05 में युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि यूक्रेन का हालिया संकट जापान के दृष्टिकोण में बदलाव का सबसे बड़ा कारक रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों का सैन्य आश्वासन रूस यूक्रेन संकट को नहीं रोक सका।
उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि ऐसे में जापान के नीति निर्माताओं के समक्ष यह प्रश्न है कि क्या अमेरिका से सुरक्षा गारंटी इस संवेदनशील एवं 3 परमाणु शक्तियों जैसे चीन, उत्तर कोरिया और रूस से घिरे क्षेत्र में उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। जापान के जो नीति निर्माता है उसको समक्ष जो यह प्रश्न बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका से सुरक्षा गारंटी, जो अमेरिका उसे सुरक्षा गारंटी दे रहा है, क्या उस समय जब चीन, उत्तर कोरिया और रूस जो क्या है 3 परमाणु शक्ति है ना, परमाणु संपन्न देश है, क्या इससे जापान को हमेशा के लिए गारंटी दे सकता है उसकी सुरक्षा के लिए? इस वजह से उनके प्रश्न उठ रहे थे। ठीक है, भारत पर प्रभाव, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रणनीतिक मोर्चे भारत और जापान के बीच व्यापार सहयोग देखने को मिलता है। हालांकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग उच्च स्तरीय सैन्य अभ्यासों तक सीमित है। उसके बाद अगला देखते हैं कि भारत और जापान दोनों ही एक स्वतंत्र एवं नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं। अगला है कि भारत और जापान मालाबार नौसैनिक अभ्यास के साथ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस की सदस्यता वाले क्वाड यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ठीक है की जो सदस्य वाली है, जो 4 देशों की सदस्यता है, वो क्वाड समूह के मध्य हिंद प्रशांत क्षेत्र का सहयोग को बढ़ावा देने का है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि जापान द्वारा अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता स्थापित करने के प्रयास में पूरक की भूमिका निभा सकता है। अब इसके समक्ष चुनौतियां क्या क्या आ सकती है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की गैर आक्रामक रक्षात्मक सैन्य नीति ने विश्व के अन्य देशों के लिए एक मानक स्थापित किया है, परंतु जापान की सैन्य नीति में यह बदलाव वैश्विक शांति एवं स्थिरता के प्रयासों को जटिल बना सकता है। अगला है कि हाल के वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती सक्रियता एवं अन्य राजनीतिक व सामरिक बदलाव के बीच इस क्षेत्र के देशों में अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की होड़ देखी गई है। अगला है कि इससे पूर्व वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के बीच ऑक्स नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन प्रशांत महासागर क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को तैनात करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है कि इसके अतिरिक्त जनवरी 2022 में भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, उसके बाद है कि भारत जापान संबंध कैसा है? तो भारत और जापान के बीच सभ्यता, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। इसका एक उदाहरण 752 ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधिसेना की जापान यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। अगला है कि भारत और जापान के बीच 28 अप्रैल 1952 को औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की गई। जापान ने वर्ष 1958 में भारत को अपनी मुद्रा यानी येन में ऋण प्रदान करना शुरू किया और वर्ष 1991 में भारत को भुगतान संतुलन संकट से उबरने में जापान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसका अगला पॉइंट देखते हैं कि दोनों देशों के संबंधों को वर्ष 2000 में वैश्विक साझेदारी, वर्ष 2006 में रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी तथा वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी में बदल दिया गया। तो 2000 में वैश्विक साझेदारी, 2006 में रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी और 2014 में विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी हुआ था। उसके बाद अगला है कि वर्ष 2017 में दोनों देशों के बीच एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना की गई। इस तरह से आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि एक्ट ईस्ट फोरम जो है वह किन 2 देशों के बीच स्थापित किया गया है। ठीक है, तो क्या है? भारत और जापान देशों के बीच एक्ट ईस्ट फोरम कब? 2017 में, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में साझा विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि नवंबर 2019 में, ठीक है, दोनों देशों के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय यानी विदेश एवं रक्षा मंत्री बैठक का आयोजन किया गया।
उसके बाद अगला पॉइंट है कि अप्रैल 2021 में दोनों देशों द्वारा सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। इसका पहला उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाने और आपूर्ति के भरोसेमंद स्रोतों को विकसित करने के साथ निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास करना है। भारत और जापान दोनों ही G20 और G4 के सदस्य हैं। उसके बाद अगला है कि भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच जिमैक्स, वायुसेना के बीच सिनायु मैत्री एवं थल सेना के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास के अलावा दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मलाबार अभ्यास यानी नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेते हैं। तो ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।